नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मध्य अवधि परीक्षा दे दी और प्रश्न पत्र बहुत आसान आया था, परंतु शायद आपको थोड़ा सा असमंजस होगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए था। तो आज मैं बात करूंगी कक्षा 11वीं के उन सभी विद्यार्थियों से जिन्होंने कि मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल कराने के लिए कहा था। तो बच्चों, ये मध्य अवधि परीक्षा के दौरान 2 प्रश्न पत्र आपको प्राप्त हुए, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो मैं ये दोनों प्रश्न पत्र आपको हल कराऊंगी और ये प्रश्न पत्र 2 भागों में हम हल करेंगे। पहले भाग में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरे भाग में वर्णनात्मक प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में मैं मॉर्निंग शिफ्ट का जो मध्य अवधि प्रश्न पत्र आया है उसका वस्तुनिष्ठ वाला भाग हल करवाने जा रही हूँ। आप आशा है इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और स्वयं ही जान लेंगे कि आपने जो प्रश्न पत्र हल किया है वह कितना सही है और कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। और भाग 2 में हम वर्णनात्मक प्रश्नों पर भी बात करेंगे। जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, सीबीएसई की ही परीक्षा जिन्होंने देनी है, उन बच्चों के लिए यह प्रश्न पत्र एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का कार्य करेगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी का यह प्रश्न पत्र। बच्चों, ये है प्रश्न पत्र जिसके ऊपर सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन निर्देशों को मैं नहीं पढ़ रही, सीधे ही मैं प्रश्न के ऊपर आ रही हूँ। पहला, वस्तुपरक प्रश्नों में जो अपठित गद्यांश है पहले मैं उसे पढ़ देती हूँ, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जीत के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों तब भी वे पांव पीछे ना हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें अपने बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होती है। तो बच्चे, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हें अंडरलाइन भी करते चलते हैं ताकि हमें आगे समझ में आए कि प्रश्नों के उत्तर हमने कैसे ढूंढने हैं। साहसी मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही इस दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांतिकारी करने वाले अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मध्यम बनाना मतलब धीमा करना। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, पर वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न के आधार पर हमसे जो विकल्प सहित के प्रश्न दिए गए हैं उनमें से पहला देखिए, लेखक के अनुसार व्यक्ति जिंदगी कितने प्रकार से जीते हैं। इसका उत्तर तो हमें पहली पंक्ति में ही मिल गया था, और 4 विकल्प दिए गए हैं। 2 प्रकार से, एक ही प्रकार से, निश्चित नहीं है या कैसे भी। तो सही विकल्प क्या होगा? 2 प्रकार से। दूसरा प्रश्न, गोधूली में कैसी आत्माएं बसती हैं? कृषकों की, चरवाहों की, जिन्हें अधिक सुख दुख का संयोग नहीं मिलता, या उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प क्या होगा? जिन्हें अधिक सुख दुख का संयोग नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न है, जिंदगी के साथ
जुआ कैसे लोग खेलते हैं? जो हर चीज को पाने का साहस रखते हैं, जो असफलताओं से घबराते नहीं है, जो भाग्य पर भरोसा रखते हैं, या घ का व खा दोनों। तो सही विकल्प कौन सा होना चाहिए? का और खा दोनों, यानी जो हर चीज को पाने का साहस रखते हैं और जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं। चौथा प्रश्न, साहस की जिंदगी कैसी होती है? वैभवपूर्ण, बेखौफ, प्रतिभाशाली या संपन्नतापूर्ण? तो सही विकल्प है बेखौफ। पांचवा प्रश्न, दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह कौन से लोग नहीं करते? साहसी लोग, धनवान लोग, निर्धन लोग या सुंदर लोग? तो सही विकल्प है साहसी लोग। छठा, कौन सा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता? जो जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, या जो जिंदगी में साहस नहीं दिखा पाया, या ग जो आराम नहीं करता, या घ क व ग दोनों? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? क व ग दोनों, यानी विकल्प संख्या घ। और प्रश्न संख्या 7, क्रांति करने वालों की चाल किससे प्रभावित होती है? क पड़ोसी से, ख किसी से भी, ग किसी से भी नहीं, या घ महापुरुषों से? तो सही उत्तर है किसी से भी नहीं, ग वाला। 8वां प्रश्न, जीवन में साहस अपेक्षित है क्योंकि साहस की जिंदगी ही सही जिंदगी है, साहसी से सब लोग डरते हैं, साहसी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, या उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है साहस की जिंदगी ही सही जिंदगी है, विकल्प संख्या क। प्रश्न 9, व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है कौन सा? वय जमा व्यवहारिक, व्यवहारी जमा क, व्यवहार जमा इक, या व्यवहार जमा रिक? सही विकल्प होगा व्यवहार जमा इक, यानी ग वाला। और प्रश्न संख्या 10, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है क्रांतिकारी, साहसी, साहस और जिंदगी, या निडर व्यक्ति? तो सही उत्तर साहस और जिंदगी। और इसी के साथ ये अपठित गद्यांश खत्म। अब अपठित पद्यांश, इसमें क्या दिया गया है? जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है। उदर दरी, उदर दरी से मतलब उदर क्या होता है? पेट। यहाँ पर धरती के प्रति कहा जा रहा है ये कि जिस धरती पर तुमने जन्म लिया, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है। सुधासम नीर का मतलब अमृत जैसा पानी, और समीर का अर्थ होता है हवा। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है। यहाँ माता तुल्य मही यानी धरती को ही कहा गया कि धरती जो स्नेह की मूर्ति और माता के समान है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधना ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो वसुधा माने भी धरती होता है, और ऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त हो जाना। सत कर्तव्य यानी अपना अच्छा कर्तव्य। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरा का पूरा पद्यांश जो है धरती माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करते हुए हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मातृभूमि से मनुष्य क्या क्या प्राप्त करता है? अन्न जल फल, या अन्न फल फूल, या अन्न जल वायु, या फल फूल जल? तो सही विकल्प क्या होगा? अन्न जल वायु यानी ग। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में धरती की तुलना किससे की गई है? ईश्वर से, पिता से, माता से, या विश्व से? सही विकल्प माता से। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? माता पिता के ऋण से उऋण होना, देश व जाति के ऋण से उऋण होना, शिक्षकों के ऋण से उऋण होना, या भाई बहनों के ऋण से उऋण होना? तो बच्चों ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि देश व जाति वाला ही होना चाहिए उत्तर। तो ख विकल्प सही है, देश व जाति के ऋण से उऋण होना। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में मनुष्य की किस प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है? क
देश व देशवासियों के प्रति सेवा भाव। ख स्वार्थी व आत्म केंद्रित भाव। यद्यपि अन्य दो विकल्प भी हैं लेकिन उत्तर तो हमें यहीं से ही मिल गया। स्वार्थी व आत्म केंद्रित भाव की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। बस देख तो लेते हैं बाकी दोनों ऑप्शन भी। ग ऑप्शन था निस्वार्थ और उदारता का भाव और घ था विश्व बंधुत्व का भाव। पांचवा प्रश्न, कवि ने मातृभूमि को क्या कहा है? स्नेह की मूर्ति, सोने की मूर्ति, साहस की मूर्ति या कोई भी नहीं? तो सही विकल्प है स्नेह की मूर्ति। छठा प्रश्न, प्रस्तुत कविता है आह्वान कविता, प्रेम कविता, शोक कविता या विछोह कविता? तो सही विकल्प होगा आह्वान कविता। यानी कवि जो है आह्वान कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है, जागृत कर रहा है कि आओ और अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाओ। और सातवां प्रश्न, पीते खाते सोते जगते में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा अनुप्रास, घ। और आठवां, प्रस्तुत काव्यांश का संदेश है क्या? सेवा भाव, परोपकार, देशभक्ति या प्रेम भाव? स्पष्ट है देशभक्ति, यानी विकल्प ग वाला ही सही है। तो बच्चों इसके बाद ये वर्णनात्मक प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं जो कि हम अगले वीडियो में ही करेंगे, लेकिन एक प्रश्न संख्या 6 भी वस्तुनिष्ठ है जिसे हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों ये शब्दकोश पर आधारित प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया क उपखंड के तुरंत बाद शुरू होता है क्या? पहले आप ऑप्शन पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि क का अर्थ है क के ऊपर बड़े ओ की मात्रा लग चुकी, यानी सभी स्वर पूरे हो चुके हैं। तो अब स्वरों के समाप्त हो जाने के पश्चात आधे क वाले शुरू होने चाहिए। तो चारों ऑप्शन देखते हैं, क उपखंड, क उपखंड, च उपखंड या ख उपखंड। यहाँ जो विकल्प ब है वो क के नीचे हलंत है यानी आधा क, तो इसका मतलब यही विकल्प ही हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है क्ष संयुक्त अक्षर शब्दकोश में कहाँ पर व्यवस्थित होता है? चार विकल्प दे रखे हैं, त्र से शुरू होने वाले शब्दों के बाद, त्रौ से शुरू होने वाले शब्दों के बाद, त्रा से शुरू होने वाले शब्दों के बाद या क से शुरू होने वाले शब्दों के बाद। तो आप देखिए बच्चों इसका सही विकल्प होगा द वाला, क से शुरू होने वाले शब्दों के बाद, क्योंकि हमें मालूम है क्ष, क्र, क्री, क्रा, क सब में ही क आधा ही है। लेकिन अब आप दूसरे वाले वर्ण पर ध्यान दीजिए कि उनमें से कौन सा आएगा। क्वा में या र ल व ये पहले आता है और शा श सा हा यह बाद में आता है, तो इसलिए क्ष जो है यह क्वा के पश्चात आना चाहिए। और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम। अगला प्रश्न है श्र संयुक्त अक्षर किन वर्णों से मिलकर बना है? चार विकल्प दे रखे हैं, श र, स रा, श री, श और र। तो सही विकल्प क्या होगा? श व र। चौथा प्रश्न, तीन मुख्य कोश हैं, कौन कौन से? विश्व ज्ञान कोश, वाक्य कोश, शब्दकोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश, वर्ण कोश या विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है स वाला, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश। पांचवा प्रश्न, शब्दकोश में टिकट शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा? टोकरी, टालमटोल, टमाटर या टापू? तो बच्चों टिकट में आप देख रहे हैं व्यंजन ट और मात्रा लगी है ई की। अब आप इसके बाद वाली मात्राओं पर ध्यान दीजिए। ई के बाद ई, उ, ओ, औ इस तरह से आनी चाहिए। तो मतलब साफ है कि अ वाला विकल्प ही सही है, क्योंकि टालमटोल का आ तो टिकट से पहले आ जाएगा। टमाटर में छोटा अ जुड़ा हुआ है यानी इसमें मात्रा नहीं है, यह भी पहले आना चाहिए था। और टापू का आ की मात्रा भी ई से पहले आनी चाहिए थी। तो ई के बाद आने वाली मात्राओं में क्या क्या हो सकता था? बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए या छोटा ओ, बड़ा ओ। उनमें से बचा कौन से वाला हमारे पास? ओ वाला यानी टोकरी। तो इस प्रकार यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। बाकी वर्णनात्मक प्रश्न हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया नहीं है प्रश्न पत्र?
और इसी तरह का ही आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला है। तो आप इसी प्रकार से अभ्यास करिए और अपनी वार्षिक परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक लेकर के आइएगा। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी इसके विषय में बताइए। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम भाग ख यानी वर्णनात्मक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।